गुड इवनिंग सभी को, मेरे जम्मू कश्मीर के सभी मेरे स्टूडेंट हो, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, यानी इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा एंग्लो मैसूर वॉर पे था। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पहले तो हालचाल ले लेते हैं सभी से। तो सभी अच्छे होंगे। और देखो, सभी के लिए एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये मान लीजिए कि अप्रैल में, यानी अप्रैल में करीबन ये बताया जा रहा है, ये ध्यान से सुनना सभी, एक बार रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ, तो देखिए अप्रैल में ये बताया जा रहा है कि यानी आपके अप्रैल में या मई में, यानी अप्रैल से लेके जो मई मंथ है उसमें जेके पीएसआई का एग्जाम हो सकता है। आपका जेके पीएसआई का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि हमने भी जेके पीएसआई के बारे में काफी रिसर्च किया है। तो जम्मू कश्मीर के जो पीएसआई एग्जाम की बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो वो करीबन अप्रैल में या मई में कंडक्ट हो सकता है कमीशन की तरफ से। तो इसलिए सभी प्रिपेयर रहिए, सभी अपनी स्मार्ट स्टडी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से मुश्किल ये मान लीजिए फरवरी का वक्त है और आपके पास मार्च का वक्त है। तो फरवरी और मार्च 2 महीने का समय है, इसमें आपका जम्मू कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहते थे जो आपको दे दी है हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आप सभी ने देख लिया होगा कि हमने एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताया था। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और तरीके से, यानी जैसे कि आप लाइव में हमारे पास आते थे, जब हम लाइव लेक्चर लेते थे तो कई सारी कमेंट्स हमारे पास आती थी, हमारी आपसे मुलाकात हो जाती थी कभी कभी। तो कभी कभी इन द सेंस है कि अब तो रिकॉर्डिंग है तो कभी कभी ही होता है, लेकिन लाइव क्लास में हमारी आपसे डेली कोई ना कोई अपडेट आपसे मिलती रहती थी। तो उसी तरह मैं आपसे चाहता हूं कि उसी तरह आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देखें, क्योंकि जेके पीएसआई की तरफ से और मोहसिन सर की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, जो ट्राई किया जा रहा है, वो आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके। और यहाँ पर पूरा, यानी जो मैं यहाँ पर कंटेंट करा रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी खुद की गारंटी है। क्योंकि अब तक के एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस में, मुझे इतना इस बात का प्रेडिक्शन हो चुका है कि कमीशन आने वाले समय में क्या एक क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से इधर उधर मार्केट में जाकर किसी भी बुक के झंझट में पड़ें। बुक के झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि मार्केट में हजारों किताबें हैं। आप हजारों किताबें भी खरीद लेंगे, उसके बाद भी आपको यह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि सर इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन एक बात है कि सारी चीजें किताबों में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किताबें वर्थलेस होती हैं, किताबें बहुत यूजफुल होती हैं, ये बात हकीकत है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किताबों से पढ़कर ही निकलता है। लेकिन किताबें तभी यूजफुल होती हैं जब आप लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। जब तक आप लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे, लेक्चर्स को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें वर्थलेस होती हैं। समझे ना आप? क्योंकि मैं मानता हूं कि सेल्फ स्टडी सबसे बेहतरीन स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी से तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन सेल्फ स्टडी तभी की जा सकती है जब थोड़ी बहुत गाइडेंस आपके टीचर की हो। समझे ना? जैसे कि आपको किसी रास्ते पर चलना है, तो रास्ते पर और मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी ना किसी से तो पता पूछना ही पड़ेगा, एड्रेस पूछना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मंजिल की तरफ निकल लिए और मंजिल की तरफ निकलते निकलते मंजिल तक कैसे पहुंचोगे, उसका माध्यम होता है कि आपको कोई गाइडेंस जरूरी होती है। समझे ना? कि आप जैसे बीच चौराहे पर खड़े हो, तो बीच जो सर्किल है, सर्किल की तरफ से 4 रास्ते निकलते हैं। अब किस रास्ते पर आपको जाना है ताकि आप अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सके। हालांकि मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा, लेकिन जल्दी पहुंच सके, कम प्रयास में, कम एनर्जी में आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए टीचर खुद बैठा है गाइडेंस के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी गाइडेंस लेते रहें हमसे, जो भी प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं आज एक खुलासा कर रहा हूं इस बात का हमारा इंस्टाग्राम चैनल की बात करें तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पे कोई भी बच्चा मैसेज कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम बता देता हूं आपको। मेरा इंस्टाग्राम है सिविल थिंग्स 1।
यानी सिविल थिंग्स 1 करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है गौरव शर्मा के नाम से। तो आप वहां जाकर भी, किसके नाम से, गौरव शर्मा के नाम से भी मेरा क्या है, डबल बी आएगा, इसमें क्या आएगा, डबल बी। तो गौरव शर्मा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेजकर, यानी देखो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इंस्टाग्राम का फायदा हो, मैं फॉलोअर्स नहीं चाहता, मैं तो बस एक सजेशन दे रहा हूं कि यदि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे तो आप सिविल थिंग्स इंस्टाग्राम चैनल को आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल है, कोई पर्सनल नहीं है, ऑफिशियल है, जहां पे आप ही नहीं बल्कि सारे बच्चे, यानी अब तक जितना मैंने पढ़ाया है अपने एक्सपीरियंस में, अब तक सारे बच्चे यहां पर कनेक्ट हैं और मुझसे कोई ना कोई बुक के बारे में पूछते रहते हैं, कोई ना कोई कंटेंट के बारे में पूछते रहते हैं और मैं उनको बुक या कंटेंट अवेलेबल कराता रहता हूं किसी भी तरह, समझे ना। तो आप ये इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं जो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम अपने कंटेंट की, जो ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए कि आप मुझसे जुड़े, समझे ना। JKPSI के YouTube चैनल से तो आप जुड़ ही चुके हैं, जहां तो मैं आता रहूंगा, लेकिन लेक्चर्स लेते रहूंगा और हर कमीशन के एग्जाम की तैयारी कराता रहूंगा। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि मुझसे पर्सनली जुड़े तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि वहां पे और केवल मतलब की बातें होनी चाहिए, समझे ना। कोई मैं मजाक जोक सपाट तो करता नहीं उस चैनल पे कि मजाक की बातें कर ली, जोक सपाट कर लिया, समझे ना। इतना वक्त तो आपके पास नहीं है और ना मेरे पास है। तो सीधी बात मुद्दे की बात करते हैं। जो भी आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई तरीका चाहिए, तो आप मुझसे ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं अपने मराठा वॉर की। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यूनिट 3 का ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड चैप्टर है एंग्लो मराठा वॉर, यानी यूनिट 3 की तरफ हम जा रहे थे। तो यूनिट 3 में हमने सबसे पहले कराया था एंग्लो मैसूर वॉर, और एंग्लो मैसूर वॉर में हमारा आता है एंग्लो मराठा वॉर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। क्या है? सेकंड चैप्टर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर के। देखो, एंग्लो का मतलब सभी जानते हैं कि अंग्रेज होते हैं, यानी जब भी मैं कभी एंग्लो की बात करता हूं तो आप समझ जाइएगा कि सर ब्रिटिशों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सर ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, पहली बात तो। और मराठा का मतलब आप जानते हो कि मराठा यानी हमारे भारत की वो एक शक्तिशाली, एक जिसे कह सकते हैं यूनिट कह सकते हैं, एक पावर यूनिट है हमारे भारत की मराठा, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का आपने नाम सुना होगा, पेशवाओं का नाम आपने सुना होगा। तो वो उन मराठाओं की बात कर रहे हैं जो कि भारत के एक पावर रह चुके हैं और ब्रिटिशों के बीच में किस प्रकार से युद्ध हुआ था उसका तरीका। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मराठा पावर, कि भारत में जो मराठा थे वो कैसे राइज हुए, उनका राइजिंग कैसे हुआ, समझे ना। तो आज हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो लेक्चर तो पूरा देखेंगे, लेकिन सबसे पहला टॉपिक है हमारा राइज ऑफ मराठा पावर, यानी मराठा की जो शक्ति थी वो कैसे राइज हुई थी, उनका राइजिंग का तरीका क्या था, कैसे आए थे मराठा। तो देखिए, इसके ऊपर छोटी सी कहानी है, मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 मिनट की कहानी है, वो सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मराठाओं की। ये मराठाओं का राइज कैसे हुआ था, इनका राइजिंग कैसे हुआ था। देखो, सबसे पहले बात करें तो भारत जैसा कि अंग्रेजों का गुलाम था, सभी को पता है कि अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने भारत को पॉलिटिकल पर्पस से, इकोनॉमिक पर्पस से, कल्चरेटिव पर्पस से सभी तरीके से कैप्चर कर लिया था। और जब ब्रिटिशों ने इंडिया को पॉलिटिकल, कल्चरेटिव, इकोनॉमिक तरीके से पूरा कैप्चर कर रखा था, तो कुल मिला के बात कही जा सकती है, ऑल ऑफ द सेंस ये बात कही जा सकती है कि उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत काम कर रही थी। और जब अंग्रेजी हुकूमत काम कर रही थी तो उस समय अंग्रेजों का जगह जगह हेडक्वार्टर बने हुए थे। अब मराठा की बात करें तो मराठा जो थे ना, ये साउथ इंडिया के थे। साउथ इंडिया में ये सैनिक और असैनिक पदों पर काम करते थे। सैनिक और असैनिक मतलब का मतलब होता है कि जो पोस्ट सोल्जर की होती है वो सैनिक पद कहलाता है और जो पोस्ट सिविल की होती है वो असैनिक पद कहलाता है। जैसे कि सिविल में कई सारे काम होते हैं जो नॉन डिफेंस होते हैं, तो ये डिफेंस में और नॉन डिफेंस के पोस्ट पर बैठा करते थे मराठा साउथ इंडिया में। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब दिल्ली में मुगल शासन का धीरे धीरे पतन हो रहा था, धीरे धीरे उनमें डिक्रीज हो रहा था, जब मुगल शासन का धीरे धीरे डिक्रीजिंग पावर आई थी औरंगजेब के बाद, तो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। और जब औरंगजेब की डेथ होने के बाद मुगल शासन धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रहा था, खत्म होने की कगार पर था।
और धीरे धीरे जब मुगल शासन औरंगजेब के बाद लगभग खत्म ही हो गया था, लगभग समाप्ति हो गया था, तो उस समय कई सारी छोटी छोटी पावर, छोटी छोटे जो पार्टीज थी, जैसे कि मराठा हुए, सिख हुए, मैसूर हुआ, कल मैंने आपको उस समय मैसूर पढ़ाया था, तो कई सारी छोटी छोटी शक्तियां अपना सर उठाने लग गई थी। भैया आपको पता है कि मुगल शासन में हमारे भारत में इंटीग्रिटी थी, एकता थी, समझे ना। और हमारा इतना शक्तिशाली मुगल शासन, उसके बाद जब मुगल शासन नहीं रहा तो मुगल शासन के बाद यानी औरंगजेब की डेथ के बाद कई सारी छोटी छोटी जो पावर थी, जैसे कि मराठा पावर, सिख पावर, मैसूर पावर, विजयनगर एम्पायर, ये सारी क्या थे, ये सारी चीजें छोटी छोटी पावर थी। तो ये धीरे धीरे क्या करती हैं, दिल्ली की तरफ कूच करती है। और जब औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी तो मराठाओं ने सोचा कि दिल्ली पर कब्जा करने का ये सही समय है। तो दिल्ली पर कब्जा करना और अंग्रेजों का भी दिल्ली पर कब्जा करना, तो दोनों की महत्वाकांक्षाओं ने यहां पर वॉर की कंडीशन को क्रिएट कर दिया था, समझे ना। तो वॉर की कंडीशन कैसे बनी, क्योंकि दोनों ही यानी मराठा भी और एंग्लो भी यानी अंग्रेज भी क्या करते थे, दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। और दिल्ली पर कब्जा करने के साथ साथ, और आपको पता है कि दोनों जब पावर, मराठा पावर और ब्रिटिश पावर दोनों दिल्ली पर कब्जा करना चाहती हैं, जिस समय दिल्ली पर मुगल शासन हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद, डेथ आफ्टर ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब की डेथ के बाद क्या था कि मुगल शासन तो धीरे धीरे खत्म हो गया था और मराठा और अंग्रेज दोनों दिल्ली की पावर पर बैठना चाहते थे, सत्ता पर बैठना चाहते थे। इसलिए दोनों की महत्वाकांक्षाओं, दोनों के एम्बिशंस में क्या हुआ, कोलैप्स हुआ। जब दोनों की एम्बिशंस में कोलैप्स होता है कि दिल्ली पर कौन बैठेगा, तो इसलिए यहां पर वॉर की कंडीशन को क्रिएट मिला। क्या मिला, वॉर की कंडीशन को क्रिएट मिला। अब बात तो यह थी कि वॉर क्यों हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि वॉर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों पावर दिल्ली पर कब्जा करना चाहती थी। और जब दिल्ली पर कब्जा करने की बात आती है, दोनों पावर, और जबकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती कभी, आप सभी को पता है, या तो इस पर मराठा बैठेंगे या फिर अंग्रेज बैठेंगे, लेकिन दोनों ही बैठना चाहते हैं इस पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो मराठा पावर का राइज एक्चुअली में ऐसे हुआ था कि 1761 में क्या था, एक पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत। तो जब थर्ड वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, यानी थर्ड वॉर ऑफ जो पानीपत हुआ था, वो किसके बीच हुआ था, हुज बिटवीन, तो आप कहेंगे कि अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, ये हुआ था, एक मिनट, कलर चेंज नहीं हुआ क्या अभी, हमने तो किया था अभी। तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो ऐसे करके इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठा। और ये कौन सा वॉर था, पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी थर्ड वॉर ऑफ पानीपत था। तो इनके बीच में जब युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है, अहमद शाह अब्दाली की। ये अहमद शाह अब्दाली वही व्यक्ति है, कि वही पर्सन है जिसने मुगलों का खजाना लूटा था, मुगलों का सरकारी खजाना लूटकर उन्हीं के पैसों से इसने दिल्ली पर कब्जा करने की चाहत बनाई थी कि दिल्ली पर कब्जा कर लूंगा। तो इसीलिए पानीपत का तीसरा जो वॉर था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, समझे ना। तो जिसमें मराठा हार गए थे। ऐसा कहा जाता है कि 1761 में मराठा की पावर जो थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो मराठा थे वो 1761 के बाद ऊपर राइज होने लगे, ऊपर उठने लगे। और धीरे धीरे जब ऊपर उठने लगे ये पावर, तो अहमद शाह अब्दाली तो लुप्त हो गया था, लेकिन मराठा पावर हमारे भारत में, उत्तर भारत की तरफ, जिसमें हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली पर यह कब्जा करना चाहते थे। ऐसे ही कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वही यहां पर मराठा पावर कैसे राइज हुई। आप बोलेंगे सर पानीपत के थर्ड वॉर के बाद जब ये हार गए थे तो इन्होंने अपनी शक्ति को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा पावर धीरे धीरे राइज होने लग गई थी। और ये वॉर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही दिल्ली पर, नॉर्थ इंडिया के दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। चलिए अब बात कर लेते हैं, तो जब वॉर होता है तो पहला एंग्लो वॉर कैसे होता है, चलिए
अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, मराठा इमर्ज्ड एज अ लार्ज स्केल रूरल फ्रॉम अ स्मॉल लैंड मास। यानी आप सभी को पता है कि मराठा सबसे पहले क्या थे, एक छोटे छोटे लैंड मास के हुआ करते थे। लैंड मास का मतलब होता है कि मान लो छोटी सी जमीन है, उसके मालिक हुआ करते थे, यानी लैंड लॉर्ड, जिसको कहते हैं ना लैंड लॉर्ड, तो वो है ये, यानी छोटे से जमीनों के मालिक हुआ करते थे ये। पहले कोई राजा नहीं हुआ करता था। मराठा जो थे वो साउथ इंडिया में या इंडिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रिंसलेस स्टेट में ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे राजा के अंडर, समझे ना। चलिए, तो इन द साउदर्न स्टेट में द सोल्जर्स एंड सिविलियंस, यानी सैनिक और असैनिक पदों पर ये क्या काम करते थे, मराठास वर बॉर्न बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कई समय के बाद मराठास वांटेड टू एक्सपेंड हर एम्पायर, यानी अपने एम्पायर को ये बढ़ाना चाहते थे इन द नॉर्दर्न भारतीय रीजन, यानी भारत के नॉर्थर्न रीजन में अपने एम्पायर को ये बढ़ाना चाहते थे, साउथ इंडिया से नॉर्थ एम्पायर की तरफ आना चाहते थे। चलिए, तो थर्ड वॉर वाज पानीपत। मैंने बताया कि थर्ड वॉर कब हुआ था, 1761 में हुआ था। इन 1761 टुक प्लेस बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास इन विच मराठास पावर लॉस्ट। और पानीपत के थर्ड वॉर में मराठाओं की हार हो गई थी, और 1761 के बाद मराठाओं ने अपनी पावर को ऐसे राइज किया कि अब यह दिल्ली की तरफ कूच करने लग गए थे, और ऐसे करके दोनों के एम्बिशंस में क्या हुआ, कोलैप्स हुआ। और दोनों के एम्बिशंस में कोलैप्स होने के बाद यहां पर फिर अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ाई हो गई है। ये वही मराठा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी मैसूर को पाने में। आप सभी को पता है कि मैसूर के राजा उस समय, यानी किंगडम ऑफ मैसूर, हैदर अली और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान को हराया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। ये वही मराठा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी मैसूर को जीतने में। और लास्ट की ट्रीटी आपको याद है, जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराई है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792 में हुई थी। चलिए, तो आप सभी को पता है कि मराठा कौन थे, एक छोटे से जमीन के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, और ये सोल्जर्स और सिविलियंस के पोस्ट पर काम करने वाले थे साउदर्न इंडिया में। बट कई समय के बाद मराठाओं ने अपने एम्पायर को नॉर्दर्न भारतीय रीजन की तरफ बढ़ाना चाहा, और जो दिल्ली की तरफ आना चाहते थे, कहां आना चाहते थे, दिल्ली की तरफ आना चाहते थे। चलिए, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तो ये था हमारा, ये क्या है, हां ये फैक्ट है कुछ, कि बाजीराव, यानी बाजीराव फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट रूलर एमॉन्ग ऑल ऑफ द पेशवाज। देखो, पेशवाज जो होते हैं वो एक्चुअली में मराठा ही होते हैं। कौन होते हैं, मराठा ही होते हैं। ये इनको हम मराठा ही कहते हैं, ये मराठा ही थे। तो जो पेशवाज हुए होते हैं वो मराठा होते हैं। आप सभी को पता चलेगा कि मराठाओं में कौन कौन सी कास्ट होती है, कौन कौन सी यूनिट होती है। मराठाओं को हम क्या कह सकते हैं, तो मराठाओं के कई सारे नाम हैं। मराठा तो एक टैग है, क्या है, टैग है। जैसे आप कभी हिंदू धर्म की बात करें, आप कभी मुस्लिम धर्म की बात करें, तो मुस्लिम धर्म में भी कई सारी कास्ट होती है, जैसे कि सिया सुन्नी होते हैं। हिंदू धर्म में भी कई सारी कास्ट होती हैं, फिर सब कास्ट होती हैं। तो ऐसे ही मराठाओं में भी कई सारी कास्ट हुआ करती थी, कई सारी यूनिट हुआ करती थी। जैसे कि क्या थे, एक थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर को हम सिंधिया कहते थे, जो ग्वालियर के मराठा थे उनको सिंधिया कहा गया। पुणे के मराठाओं को पेशवा कहते थे, इंदौर को होलकर कहते थे, बड़ौदा के गायकवाड़ कहते थे, और भोसले नागपुर के भोसले। तो भोसले के जो नागपुर के होते थे वो भोसले मराठा कहलाते थे, जो बड़ौदा के होते थे वो गायकवाड़ कहलाते थे, जो इंदौर के होते थे वो उन्हें होलकर कहते थे, पुणे के मराठाओं को पेशवा कहते थे, और देखो वही पेशवाएं। और सभी पेशवाओं में सबसे पावर जो पेशवा था वो कौन था, बाजीराव फर्स्ट था, और ग्वालियर के मराठाओं को सिंधिया कहा जाता था। तो ये थे मराठास। जब भी कभी आप नाम सुने भोसले, गायकवाड़, होलकर, पेशवा, सिंधिया, तो आप समझ जाना कि ये मराठा संघ से आता है, ये मराठा है। कौन है, ये मराठा है, समझे ना आप। चलिए, जो कि नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ बहुत ज्यादा मिलते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे भारत में पहली इंडियन नेवी का गठन करने वाले जो मराठा रह चुके थे, जो राजा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने ही भारत में पहली इंडियन नेवी का गठन किया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्ट्रक्चर किया था।
चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं पहला एंग्लो वॉर, यानी पहला एंग्लो मराठा वॉर। सबसे पहले ये कब हुआ था इसको जानेंगे। तो 1775 से लेकर 1782 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 के बीच हुआ था। तो पहले सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहां से बन जाता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसको हाईलाइट कर लेना, याद रखना कि पहला यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था आपसे पूछेगा, तो 75 टू 82 के बीच हुआ था। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका। इंट्रोडक्शन कहता है कि द फर्स्ट, कलर में दिक्कत हो रही है बार बार, हम कलर चेंज भी कर चुके हैं इसका, ये ठीक है। देखो अब भी नहीं हो रहा है ये, एक मिनट, हाँ अब होगा ना कलर में, तो भी कह रहा कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा। चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी सबसे पहले किसके बीच हुआ था? यह हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और किसके बीच हुआ था? मराठा एम्पायर के बीच में। फ्रॉम कब हुआ था? 1775 टू 1782। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, मैंने बता दिया है कि आपसे डेट पूछेगा पहली बात तो। सेकंड, इस वॉर के रीजन क्या थे, वो आपसे रीजन कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसके रीजन बताइए। देखो कोई भी वॉर होता है, कोई भी लड़ाई होती है, तो आप सभी को पता है कि उसकी कोई ना कोई कंडीशंस होती है, उसके कोई ना कोई रीजंस होते हैं। ऐसे ही वॉर नहीं हो जाते, समझे ना। जब हम इसके बाद 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे तब भी हम यही पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या थे। चाहे हमने इससे पहले एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा हो, चाहे कर्नाटक वॉर पढ़ा हो, जो भी हमने वॉर पढ़ा है उसके कोई ना कोई रीजंस जरूर रहे हैं। तो रीजंस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मराठा सक्सेशन क्राइसिस। अब देखो मराठाओं में सक्सेशन क्राइसिस आ गया था, एक्चुअली में कैसे आया था मैं ये भी बताऊंगा आपको। देखो मराठाओं के उत्तराधिकारी का ये संकट आ गया था, सक्सेशन क्राइसिस आ गया था आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा मराठा माधवराव फर्स्ट। माधवराव फर्स्ट इन 1772, यानी जब पेशवाओं में माधवराव की डेथ हो चुकी थी 1772 में, तो हिज ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा। तो क्या था कि जो नारायण राव था वो पेशवा बनना चाहता था, पेशवा बनना था, भाई बनना नहीं चाहता था, बनना था उसे, यानी उसका राइट था ये। बट ही वॉज मर्डर्ड इन 1773। रघुनाथ राव, यानी रघुनाथ राव ने क्या कर दिया, पेशवा जो नारायण राव था उसकी डेथ कर दी। क्या कर दी? उसकी डेथ कर दी। एक्चुअली में क्या था, मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूं। ये इक्वेशन क्या कहने चाह रही है, देखो ये ऐसे कहना चाह रही है इक्वेशन कि जो मराठा वॉर की बात करें तो देखो एक था आपका मराठा सन, मैं भूल जाता हूं कि आप इंग्लिश समझते हैं। देखिए एक का नाम था पेशवा, हां एक का नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट, पेशवा बाजीराव फर्स्ट, और एक का नाम था माधवराव। कौन था? माधवराव, माधवराव। तो माधवराव और पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने एक यूनियन बनाया था। उस यूनियन का नाम क्या था? उस यूनियन का नाम था मराठा यूनियन। क्या था? मराठा यूनियन। तो उसका नाम था मराठा यूनियन, मराठा यूनियन था। अब यह जो मराठा यूनियन क्यों बनाया था? ताकि सभी मराठा एक साथ मिलकर रह सके, समझे ना। और पेशवा बाजीराव फर्स्ट की बात करें तो यह सभी पेशवाओं में सबसे पावरफुल पेशवा हुआ करता था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। और माधवराव ने मिलकर एक यूनियन बनाया था, मराठा यूनियन। इस मराठा यूनियन की गद्दी पर दो व्यक्ति बैठे थे, एक तो माधवराव और एक पेशवा बाजीराव फर्स्ट। अब क्या होता है कि माधवराव की जो डेथ होती है, माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में। कब हो जाती है? 1772 में माधवराव की डेथ हो जाती है। हां, तो क्या होता है
कि 1772 में माधवराव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी डेथ हो गई। अब माधवराव की डेथ हो जाने के बाद तो माधवराव का बेटा ही बैठेगा ना, माधवराव का बेटा बैठेगा किस पर, मराठा यूनियन की गद्दी पर। अब मराठा यूनियन की गद्दी पर कौन बैठेगा, माधवराव का बेटा। तो माधवराव का बेटा कौन था, माधवराव का बेटा था नारायण राव। कौन था, नारायण राव। नारायण राव जो था वो कौन था, माधवराव का बेटा था, यानी इसका ये सन था। अब एक्चुअली में देखा जाए तो नारायण राव को ही गद्दी पर बैठना था मराठा यूनियन की। भाई जब बाप खत्म हो जाता है तो उसका बेटा ही तो बैठेगा, समझे ना। लेकिन क्या होता है नारायण राव को किसने मार दिया, नारायण राव को माधवराव के भाई ने मार दिया। और माधवराव के भाई का नाम क्या था, उसके ब्रदर का नाम क्या था, रघुनाथ राव। कौन था, रघुनाथ राव। लेकिन नारायण राव की डाइड मारा गया, डाइड बाई रघुनाथ राव। यानी रघुनाथ राव ने नारायण राव को मार दिया, और नारायण राव जो माधव राव का बेटा था। और इसका क्या लगा, ये इसका लगा अंकल। क्या लगा, अंकल, चाचा, जिसको चाचा कहते हैं। इन दोनों का रिलेशन है अंकल वाला। कौन सा रिलेशन है, अंकल वाला। तो चाचा ने अपने भतीजे को मारा। क्यों मारा, क्योंकि रघुनाथ राव मराठा यूनियन की गद्दी पर बैठना चाहता था। तो मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए एक बार जान लेते हैं। तो मैंने यही बात देखो यहां पर समझाई आपको, एक बार दोबारा से पढ़ना इस लाइन को कि मैं अभी क्या कहना चाह रहा था। देखो, मराठा के सक्सीजन क्राइसिस आ गया था आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधव राव। यानी माधव राव की जब डेथ हो चुकी थी, जो कि मराठा यूनियन को जिसने बनाया था, उसकी डेथ हो गई थी 1772 में। हिज ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा, बट ही वॉज मर्डर्ड इन 1773 बाई रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने उसका कत्ल करवा दिया। और बिकेम द, और इसमें कहा गया हिज अंकल, जो कि उसका अंकल था, ट्राइड टू सीज पावर बट वाज अपोज्ड बाय द मराठा चीफ्स। और यह कहा गया कि रघुनाथ राव जब मराठा यूनियन की गद्दी पर बैठ चुका था, माधव राव के बेटे को मारकर, नारायण राव को मारकर 1773 में, तो रघुनाथ राव ने अपने भाई के बेटे को मारकर मराठा यूनियन की गद्दी पर बैठ गया। और जैसे ही गद्दी पर बैठा तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होनी थी। अब सुनेंगे आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है, देखिए आगे होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। देखो सूरत की ट्रीटी को करने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे बड़ी बात है। सूरत की संधि, सूरत की ट्रीटी यानी ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में हुई थी। और इसके बाद ही मराठा वॉर स्टार्ट हो चुका था। क्या हुआ था, जब रघुनाथ राव मराठा यूनियन की गद्दी पर बैठा था, तो रघुनाथ राव जो कि माधव राव का भाई था, कौन था, ब्रदर ऑफ माधव राव, जो कि सबसे पहला था। तो रघुनाथ राव ने क्या किया, ब्रिटिश सपोर्ट यानी ब्रिटिशों को सपोर्ट कर दिया और साइंड विद द ट्रीटी ऑफ सूरत विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर। और एक्चुअली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि रघुनाथ राव मराठा यूनियन की गद्दी पर बैठ जाए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी, हमेशा याद रखना, हमेशा गद्दी उसी को दी है जो पोपट है। जो कौन है, पोपट है। आप सभी को पता है कि अब मैं जब बंगाल का प्लासी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर भी अंग्रेजों के सपोर्ट से ही बैठा था। और अंग्रेज इसलिए उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि ये गद्दी पर बैठने के बाद हमको सपोर्ट करेगा, हमको हेल्प करेगा। तो अंग्रेज जिसको भी बैठाते थे वो हमेशा पोपट ही होता था। क्या होता था, पोपट ही होता था। तो रघुनाथ राव जिसने अपने भतीजे को मारा था, नारायण राव को, गद्दी पर बैठने के बाद इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर सूरत की संधि कर ली, सूरत की ट्रीटी कर ली। और प्रॉमिसिंग कह के क्या किया, सेल सेटल एंड बेसिन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस। यानी इसने सूरत के जितने भी बेस कैंप थे, क्या थे, जितने भी बेस कैंप थे वो सभी दे दिए। किसको, अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों का चापलूस था ये तो, और गद्दी का लालच था। तो गद्दी के लालच में इसने अपने भाई के बेटे नारायण राव को मारा, पहली बात।
और दूसरी बात, सूरत की संधि करने के बाद यानी ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775 में करने के बाद इसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम था नाना फडणवीस। क्या था? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने जब रघुनाथ राव की इस हरकत को देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि नाना फडणवीस भी एक तरह से मराठा ही थे, और जब वो मराठा थे और रघुनाथ राव भी मराठा था, तो अब सोच रहे हो मराठा आपस में क्या हो गए, लड़ने लग गए। अब देखते हैं अपोजिशन फ्रॉम मराठा कॉन्फेडरेसी कि मराठा लीडर रिजेक्टेड रघुनाथ राव क्लेम एंड फॉर्म्ड द मराठा काउंसिल टू रेसिस्ट द ब्रिटिश इंटरवेंशन। यानी यह होता है कि मराठा जो थे ना, अब सभी मराठा रघुनाथ राव के खिलाफ आ गए। क्या आ गए? अपोज आ गए। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव ने अपने मराठा जाति में अपने भाई के बेटे का कत्ल किया था और धोखे से गद्दी ली थी। चलो ये तो ठीक है। उसके बाद सबसे पहला काम तो उसने ये किया। फिर रघुनाथ राव ने अपने बेटे के भाई को तो मारा ही मारा, लेकिन सबसे उसके बाद उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दान में दे दिया, सूरत की संधि कर ली ताकि मैं गद्दी पर बना रहा हूं। ये गद्दी का लालच देखिए इनके अंदर कैसा था। दूसरी बात करते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी। जब रघुनाथ राव बैठ चुका था तो ब्रिटिशों की एक ही इच्छा थी कि हम अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करें। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड सॉ द अपॉर्चुनिटी इन द मराठा कॉन्फ्लिक्ट। और यह मराठा के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसका फायदा उठाकर, उसकी अपॉर्चुनिटी को उठाकर यह अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। तो अंग्रेजों का भी काम बन गया कि रघुनाथ राव जो कि अपने मराठा जाति के अपने ही परिवार के भतीजे को मारकर गद्दी पर बैठा, तो इसे कहते हैं मराठा कॉन्फ्लिक्ट। यानी अंग्रेजों का भी काम बन गया और रघुनाथ राव का भी काम बन रहा था, क्योंकि उसको गद्दी मिल गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए फिर क्या होता है। फिर आते हैं मेजर बैटल्स और इवेंट्स कौन से होते। देखो बैटल ऑफ बड़गांव, आप सभी को पता है कि बैटल ऑफ बड़गांव तो छोड़िए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। चलिए, तो पहले आप प्रीवियस पर आइए ताकि मैं आपको चीज बता सकूं। अब रघुनाथ राव जब गद्दी पर बैठ चुका था तो रघुनाथ राव ने क्या किया, एक मिनट, तो क्या किया, रघुनाथ राव ने एक संधि की थी और उस संधि का नाम क्या था, सूरत। क्या था? ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत। और ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी? 1775 में। और ये किसके बीच हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस रघुनाथ राव के बीच हुई थी, क्योंकि रघुनाथ राव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था। क्या किया था? सपोर्ट किया था। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। तो ये आपको पूरा इक्वेशन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और जब रघुनाथ राव ने सूरत की ट्रीटी कर ली थी, तो ट्रीटी करने के बाद यह बताया जाता है कि सूरत तो दान में दे दिया था। अब सूरत दान में दे दिया तो जिससे क्या हुआ कि सारे मराठा रघुनाथ राव के अपोज में आ गए थे, क्योंकि रघुनाथ राव ने अपनी ही जाति में, अपने ही परिवार में एक कत्ल किया था। तो सारे मराठा, जैसे आप कभी अपने ही फैमिली में, अपनी ही फैमिली के जब खिलाफ चले जाते हैं तो फैमिली के सारे मेंबर आपके खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ऐसे ही रघुनाथ राव को अब मराठा छोड़ने वाले नहीं थे। तो अब क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव को छोड़कर सभी मराठा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोज में आ जाते हैं। अब यहां पर वॉर होता है। तो वॉर कैसे होता है? 1778 में एक वॉर हुआ जिसमें मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने हो गए थे, लेकिन बताया जाता है कि इसमें जो मराठा थे वो जीत गए थे। तो आपको पहले ही बता दूं मैं एक बार, तो 1778 में एक वॉर हुआ था। ये फर्स्ट एंग्लो वॉर का ही पार्ट है। तो वॉर हुआ था और ये वॉर हुआ था मराठा, कौन थे? मराठा
वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के पहले फेज में जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो मराठा यहां पर वॉन हो चुके थे। क्या हो चुके थे? वॉन हो चुके थे। और उसके बाद ये लूज हो चुके थे, यानी ये हार गए थे और वो जीत गए थे। तो इसके बाद मराठाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहकर ये एक ट्रीटी करवाई थी। उस ट्रीटी का नाम है, उस ट्रीटी का नाम क्या है? उस ट्रीटी का नाम है बड़गांव की ट्रीटी। क्या है? बड़गांव की ट्रीटी। तो बड़गांव ट्रीटी करवाई और बड़गांव ट्रीटी में बस। तो बड़गांव की ट्रीटी कब हुई थी? बड़गांव की ट्रीटी हुई थी 1779 में। कब हुई थी? 1779 में। लेकिन सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के सेकंड फेज में क्या होता है? सेकंड फेज में क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो BEIC होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको लूज कर देती है? मराठाओं को लूज कर देती है। क्या कर देती है? मराठाओं को लूज कर देती है। और मराठा को लूज करने के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं से एक ट्रीटी करती है जिसका नाम है सालवाई की ट्रीटी। क्या है? सालवाई की ट्रीटी। देखो कैसे इसमें लिखा हुआ है सादा। अरे आगे जाना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं अब यहां आएगा। ठीक है। तो बड़गांव की ट्रीटी कब हुई थी? जिसमें मराठा वॉन हो गए थे। यानी मराठा जब वॉन हुए थे तो मराठाओं ने, यहां पर मराठा वॉन थे और मराठाओं ने एक ट्रीटी की थी जिसका नाम था बड़गांव की ट्रीटी। और ये किससे की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। समझे? लेकिन अब यहां पर उल्टा होता है। देखो, द ब्रिटिश सफर्ड अ मेजर डिफीट। आ गया ना कि अंग्रेजों ने सबसे बड़ी हार को झेला था अगेंस्ट द मराठास लीडिंग टू द ट्रीटी ऑफ बड़गांव। और मराठाओं ने इस बड़गांव की ट्रीटी को लीड किया था। क्या किया था? लीड। विच फोर्स टीम टू रिटर्न कैप्चर टेरिटरीज। जिसमें मराठाओं ने बोला था कि बड़गांव की ट्रीटी कर लो अंग्रेज, अब तुम वॉर हार चुके हो। ये एंग्लो मराठा वॉर का पहला फेज था। जब बड़गांव की ट्रीटी हुई थी तो उसका पहला फेज था जिसमें मराठा वॉन हो गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार चुकी थी। तो हारने वाला, आप सभी को बताया कि जीतने वाला जो भी शर्त अपनी मनवाने की कोशिश करता है, हारने वाला उसे पूरी कर देता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे कैप्चर जो टेरिटरीज थी वो मराठाओं को दे दी। लेकिन ये छोड़िए, अब यहां पर आइए ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइंड बिटवीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड मराठास। ये किसके बीच हुई थी? ये जस्टिस के पहले हुई थी। वैसे तो इसको इतना इंपॉर्टेंट मत देना, ठीक है? ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं रिनेल्व कॉन्फ्लिक्ट। देखो, रिनेल्व कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहां पर एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है सालवाई की ट्रीटी। क्या होती है? सालवाई ट्रीटी। क्या होती है? सालवाई की ट्रीटी। और ये होती है 1782 में। और आपको पता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के सेकंड फेज में, जिसमें पहले फेज में तो मराठा वॉन हुए थे, लेकिन सेकंड फेज में मराठा लूज हो गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। अब जो जीतेगा वह हारने वाले से संधि करेगा, एक ट्रीटी करेगा। और उस ट्रीटी का नाम क्या है? सालवाई की ट्रीटी। सालवाई ट्रीटी। और सालवाई की जब ट्रीटी होती है 1782 में, तो यहां पर पता क्या हुआ था? आपको बता दूं मैं? चलिए, सालवाई की ट्रीटी में जो सिंधिया थे, सिंधिया मतलब मराठा, समझे ना? जो सिंधिया थे अब वो हार गए थे सेकंड फेज में। अब सिंधिया जब हार गए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहां पर क्या कर लिया? संधि कर ली, सालवाई की ट्रीटी। इसमें आपको पता है सालवाई की ट्रीटी में 3 शर्तें अंग्रेजों ने मराठाओं से मनवाई थी। पहली शर्त क्या थी? मराठाओं ने बोला था कि हम तो हार गए हैं, हम तो आपकी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी 3 शर्त माननी होंगी। पहली कि रघुनाथ राव को मराठा की गद्दी से उतारो। पहले तो आप, जो हमारे कहते ना कि घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए, एक वो वाली कहावत है बस। तो घर का बेदी लंका ढाए यानी उस व्यक्ति को हटाइए जो पोपट है। तो रघुनाथ राव को गद्दी से उतारा और इसे पेंशन देकर लंदन भेज दिया, ठीक है? और नारायण राव, जिसे रघुनाथ राव ने मारा था अपने भतीजे को, अपने भतीजे के बेटे युवा माधव राव को गद्दी पर बैठाया गया।
तो ऐसी कुछ शर्तें थी सालबाई की ट्रीटी। तो बस इतना याद रखना कि पहले एंग्लो मराठा वॉर में 3 संधि हुई थी। पहले का नाम है सूरत की संधि, जो कि वॉर से पहले हुई थी। वॉर के बाद बड़गांव की ट्रीटी और सालबाई की ट्रीटी, 3 ट्रीटी होती है 1775, 1779 एंड 1782 में। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखो ट्रीटी ऑफ सालबाई बता दिया मैंने आपको, सालबाई की ट्रीटी हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मराठा थे ना वो लूज हो गए थे और वर्सेस ब्रिटिश, और ब्रिटिश क्या हो गए थे, वॉन हो गए थे, जीत गए थे। और सालबाई की ट्रीटी में बताया गया कि एंडेड विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। सबसे पहली बात तो ये आएगी कि पहला एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए सालबाई की ट्रीटी। यह भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। उसके बाद आता है रिकोनाइज माधवराव द्वितीय, यानी माधवराव, जो कि माधवराव कौन है, माधवराव वो व्यक्ति है जो इसने मराठा यूनियन, यानी इसके पिताजी के पिताजी ने मराठा यूनियन बनाया था। आपको बता दूं ये कौन है, देखिए एक बार बैक आइए। माधवराव द्वितीय, ये कौन है माधवराव भैया? मैंने बताया था कि माधवराव ये मराठा यूनियन को बनाने वाला था। माधवराव का बेटा नारायण राव, और नारायण राव का बेटा कौन था, माधवराव सेकेंड। क्योंकि रघुनाथ राव को तो इसने हटा दिया अंग्रेजों ने, शर्त मान दी मराठाओं की कि रघुनाथ राव गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है मराठाओं, हमने शर्त मान ली आपकी। तो रघुनाथ राव की जगह अब सही मायने में नारायण राव का बेटा बैठा था, कौन, माधवराव सेकेंड। तो ये ऐसे था। बस ये इस हरामखोर व्यक्ति ने क्या किया, पूरा क्रम बिगाड़ दिया था। इसकी वजह से युद्ध हुआ है सारा जो वॉर हुआ है ना, वो केवल इसकी वजह से हुआ है। यदि ये नहीं होता तो वॉर नहीं होता। तो इसमें माधवराव को एज द पेशवा, और पेशवा किसका माना गया, मराठा यूनियन का। किसका, मराठा यूनियन का पेशवा इसको माना गया था। वेरी गुड। उसके बाद रघुनाथ राव वाज पेंशनड ऑफ, इसको पेंशन देके भेज दिया गया। इसकी वजह से ही सारा वॉर हुआ था। यह था हरामखोर व्यक्ति। अब आते हैं ब्रिटिश रिटेन्ड सेटल्ड बट रिटर्न अदर टेरिटरीज देयर मराठास मार्क्ड द 20-year पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड मराठास। और आपको पता है लगभग से लगभग 20 सालों तक मराठा और अंग्रेजों के बीच में शांति बनी रही। तो चलिए सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की तरफ चलते हैं। 20 सालों तक शांत रहे। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 to 82 के बीच हुआ था। तो इसमें 75 में संधि हुई थी सूरत की ट्रीटी, और बीच में 79 में हुई थी बड़गांव की ट्रीटी, और 82 में हुई थी सालबाई की ट्रीटी। वेरी गुड। देखो बताते जाना, कमेंट में कमेंट कर दिया करो यार, रिकॉर्डेड है, जबकि वक्त वही है मेरा, समझे ना, उसी वक्त पे क्लास ले रहा हूं जैसे पहले लिया करता था। रिकॉर्डेड है और सारे कमेंट में देखता हूं, ऐसा नहीं है रिकॉर्ड लेके चला गया, आपकी कोई परवाही नहीं है। सारे कमेंट्स में देखता हूं कि किस किस के कमेंट आ रहे हैं। अभी फारूक का कमेंट आ चुका है हमारे प्रीवियस लेक्चर पे, ये हमारे रिकॉर्डेड है। लाइव तो बड़ा बोलते हो आप, लाइव तो बहुत बोलते हो आप, हाय सर कैसे हो, हालचाल ही पूछते रहते हो। पता नहीं रिकॉर्डेड में आप कहां चले जाते हैं सभी लोग। रिकॉर्डेड में भी कमेंट डालते रहा करो। कुछ भी कल प्रीवियस लेक्चर पे कुछ कमेंट आए थे, मुझे पता भी है, मैं एक तो नाम भूल गया हूं, लेकिन कुछ कमेंट थे, समझे, तो मैंने उनको देखा भी था और रिप्लाई भी किया था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 और 1805, यानी लगभग से लगभग 2 साल तक ये वॉर चला था। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन यहां से बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन की बात करें, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वाज फाउट बिटवीन, किसके बीच हुआ था, कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, यानी BEIC वर्सेस मराठा, इनके बीच में ये वॉर हुआ था। चलिए अब इसके रीजन क्या थे सर, इसके एक बार रीजन बता दीजिए आप हमें। तो चलिए रीजन जान लेते हैं। इंटरनल रिवलिटीज इन द मराठा एम्पायर,
यानी मराठाओं के गृह कलेश, जो मराठाओं, देखो एक बात निश्चित है, हमारे भारत में अंग्रेजी हुकूमत इसलिए लंबे समय तक कायम रह सकी क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने जो फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी, जिसे कहते हैं डिवाइडेड रूल। तो जो डिवाइडेड रूल अपनाया था ना, वो यहां की कंडीशन को देख के अपनाया था, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि भारत के लोग हैं ना आपस में बटे हुए हैं। एक अंग्रेज ने बहुत सुंदर बात कही है, अंग्रेज ने एक सुंदर बात यह कही है, अंग्रेज यह कहता है कि आपके भारत पर, आपका भारत बहुत खूबसूरत है। एक अंग्रेज यह कहता है, मुझे नाम नहीं पता लेकिन बता देता हूं, एक अंग्रेज ने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपका भारत बहुत खूबसूरत है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत है। भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर, भारत की परंपराएं, भारत का ट्रेडिशन बहुत अच्छा है, भारत की सुंदरता अद्भुत है, यहां जैसी सुंदरता विश्व के किसी भी देश में नहीं है। लेकिन भारत देश का एक दुर्भाग्य है, भारत में एक इतनी खराब स्थिति केवल इसलिए है क्योंकि यहां के लोग जातियों में बटे हुए। ये अंग्रेज कह रहा है जाते जाते, जब हमारे देश को आजादी मिल रही थी ना, तब ये बात अंग्रेजों ने कही थी कि आपका देश बहुत खूबसूरत है, निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके भारत में यदि एक खराबी है तो वो ये है, और इस देश का दुर्भाग्य मान लीजिए कि यहां के लोग जातियों में बटे हुए हैं पूरी तरह। ये एक अंग्रेज के स्टेटमेंट है, ना ही मेरा है और ना ही भारत के किसी लोग का है। लेकिन भारत के लोगों को नहीं पता कि आज हम जातियों में बटे हुए हैं। देखो, कहना कि एक बात है, आजकल डायलॉग चलता है, मैं हालांकि पॉलिटिकल पर्पस से बात नहीं कर रहा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी नहीं कर रहा अभी, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक डायलॉग चल रहा है आजकल, बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं हालांकि अंदर जाना नहीं चाहता, हालांकि मैं इस बात से कहीं हद तक सहमत भी हूं, मैं कोई हिंसा नहीं करवाना चाहता और ना ही मैं किसी दो धर्मों के बीच की बात कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यदि हमारे भारत के लोगों में एकता हो जाए, देखो अंग्रेजी हुकूमत हम पर काम करके गई है, 200 से 150 साल हम गुलाम रहे हैं, यह आपको भी पता है। तो ऐसा कोई प्रमाण तो मुझसे मांगेगा नहीं कि सर इसका प्रमाण दे दो कि बटेंगे तो कटेंगे का प्रमाण क्या है। इसका सीधा ज्यादा एग्जाम्पल है कि हमारे पूर्वजों ने वो अंग्रेजी हुकूमत देखी है। जब भी हम बटे हुए थे तो अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह हमें काटा ना, हमें कैसे काटा, भाई भाइयों में लड़ाई करवा दी, चाचा भतीजों में लड़ाई करवा दी, फैमिलियों में कत्ल करवा दिया और खुद अपना पोपट बिठा दिया। आप देख लो ना रघुनाथ राव को, रघुनाथ राव ने अपने भतीजे को ही मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि अंग्रेजों की हेल्प करना चाहता था, और उसी व्यक्ति की वजह से हमारा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। वरना शायद होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में तो यही हुआ था। तो कहते हैं कि देखो, भाई की बात करें, आप घर की बात कर लीजिए यार, देश की तो छोड़िए, आप घर की बात करिए ना। घर में जब तक आप यूनिटी में रहते हैं, कोई भी माई का लाल पड़ोसी आपको भड़का नहीं सकता। आपका जो नेबर है ना, जो नेबरहुड है, जो पड़ोसी है ना, वो भी आपकी फैमिली से डरेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली में यूनिटी है, इंटीग्रिटी है। लेकिन जैसे ही भाइयों में, परिवार के भाइयों में थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाता है तो दूसरे वाले उसका फायदा उठा जाते हैं। यह हकीकत है। तो इसलिए मैं प्रमाणों के साथ कह रहा हूं, और ये प्रमाण है हमारे इतिहास से। हमें इतिहास से इसलिए सीखना चाहिए। चलिए, इंटरनल लिबरेशन मराठा, मराठाओं के अंदर, मतलब मराठा खुद ही लड़ रहे हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव द्वितीय यानी सेकंड इन 1796, अ पावर ऑफ स्ट्रगल अक्रॉस बिटवीन डिफरेंट मराठा चीफ्स। वही वाली बात है, यानी मराठा आपस में ही लड़ने लग गए। और जब मराठा आपस में लड़ेंगे तो कुल मिला के बात कही जा सकती है कि कहते ना कि घर में ही एकता नहीं है, और जब घर में ही एकता नहीं है तो बाहर वाले यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठाएगी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिवाइडेड रूल के माध्यम से उसके अकॉर्डिंग खूब फायदा उठाया, हमें 150 साल गुलाम बनाया। और ये इतिहास बताता है, मैं नहीं बताता इस बात को। ये इतिहास इस बात का प्रमाण है कि डिवाइडेड रूल के माध्यम से उसके अकॉर्डिंग भाइयों भाइयों में लड़ाई करवाई गई, भाइयों भतीजों में कत्ल करवाए गए, तब जाके गद्दी गिली उनको, जिसको पोपट कहा गया। बस खैर, चलिए
उसके बाद आते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, मैं केवल एग्जाम के तरीकों से बात कर रहा हूं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रीटी ऑफ बेसिन को। चलिए, उसके बाद मराठा अपोजिशन टू ब्रिटिश इंटरफेस। अब वही वाली बात है कि अंग्रेज जो मराठा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो ये भी एक बात कही जा सकती है। ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी, ये भी वही वाली बात है कि ब्रिटिश अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहते थे। कहां पर? नॉर्थ रीजन में, दिल्ली की तरफ। मेजर बैटल्स एंड इवेंट्स, तो बैटल ऑफ दिल्ली हुआ था, बैटल ऑफ असाई हुआ था। ये केवल फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट में नहीं है, बस आप साल वाई की ट्रीटी तक कर लेते हैं तो यकीनन मान लीजिए कि आपके कमीशन में इतना ही आएगा। ये थोड़े से अपर लेवल के एग्जाम के लिए हैं जो आप कर भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, सीधा फैक्ट लिखा हुआ है। जैसे बेसिन की ट्रीटी कब हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड। देखो, पेशवा बाजीराव सेकंड की बात करें, ये था, जैसे कि हमने बताया था कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या था कि पेशवा बाजीराव जो सेकंड था ना, इसका इक्वेशन ये था कि पेशवा बाजीराव सेकंड अपनी गद्दी को बनाने के लिए, अपनी गद्दी को बचाने के लिए इसने मराठाओं, ये खुद भी मराठा था, लेकिन कहते हैं ना कि मराठा मराठा आपस में ही लड़ने लग गए। ये अपनी गद्दी को बचाने के लिए एक दौलत राव होलकर और जसवंत राव के बीच में लड़ाई करवा दी। कैसे करवाई देखते हैं समीकरण एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो समीकरण यह है कि यहां पर था बाजीराव, यानी बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड जो था ये मराठा यूनियन का क्या था? एक किंग मेकर मान लो, किंग मान लीजिए, चलिए, तो मराठा यूनियन का किंग था, ये मराठा यूनियन का किंग था। अब इसने अपनी राजा की गद्दी को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए इसने क्या किया? दौलत राव और वर्सेस जसवंत राव के बीच में क्या करवा दी? लड़ाई करवा दी। जबकि ये दोनों मराठा हैं और ये भी मराठा है, तो मराठा मराठा आपस में लड़ने लग गए, और इसी की वजह से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। बस जब जब घर में लड़ाइयां हुई हैं, पड़ोसी ने उसका फायदा उठाया है। इस बात को तो इतिहास भी कहता है, और खैर आपके सामने इस बात का प्रमाण भी है। तो इसमें आते हैं ट्रीटी विद, ये ट्रीटी हुई थी पेशवा बाजीराव और ब्रिटिश के बीच में, सपोर्ट अगेंस्ट द मराठा फैक्ट्रीज। चलिए, मराठा अपोजिशन इसको छोड़ दीजिए, ये तो कह रही है कि ब्रिटिश अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो बेसिन की ट्रीटी याद रखना, क्योंकि बेसिन की ट्रीटी ही ये बताती है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ था। ओके, मेजर बैटल्स, बैटल ऑफ दिल्ली, ब्रिटिश फोर्स अंडर जनरल लेक डिफीटेड द मराठास एंड कैप्चर्ड दिल्ली, और यहां पर मराठाओं ने दिल्ली को कैप्चर भी कर लिया था बैटल ऑफ दिल्ली में। और बैटल ऑफ दिल्ली कब हुआ था? 1803 में हुआ था। बैटल ऑफ असाई, बैटल ऑफ असाई में मराठाओं को मात दे दी गई थी। किसमें? जब दिल्ली कैप्चर कर लिया था मराठाओं ने, तो ब्रिटिशों ने मराठाओं को दिल्ली से बाहर निकाल दिया था। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं एक बार, हां, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आ जाता है। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कुछ नहीं था, मराठाओं ने अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को, कहते ना कि जब आ बैल मुझे मार, या खुद के पैर पर इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। इनके पास बहुत अच्छा मौका था। आप सोचिए, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1803 से लेके 05 तक के बीच हुआ था, राइट? 05 से लेके 17 तक शांति बनी रही। ये चाहते तो करीबन करीबन इनके पास समय था कितने का? इनके पास करीबन 10 से 12 साल का समय था, यानी 12 साल के बावजूद भी मराठा अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए। समझे ना, उसको इंपावर नहीं कर पाए। जब अपनी पावर को कोई इंपावर नहीं कर पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा, और ग्रह कलेश में ही उलझा रहेगा, तो क्या होगा? नतीजा यह होता है कि वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जबकि इनके पास इतना समय था कि चाहते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नेस्तनाबूद कर सकते थे। क्या किया? रीजन देख लीजिए, फ्रॉम 1805 टू 1817, यानी सेकंड कब खत्म हुआ था? 5 में, और 17 थर्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। इंस्टेड ऑफ हिज पावर मराठास डिवोटेड हिट कॉन्फ्लिक्ट,
यानी ये अपनी कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहे, इनको कोई मतलब नहीं था। मराठा आपस में लड़ते रहे। मराठा लॉन्च अ कैंपेन अगेंस्ट द ऑफिशियल ऑफ हेस्टिंग्स, दिस ब्रॉट टू द टू साइड्स ऑफ फेस टू फेस। अब क्या फायदा, आप अंग्रेजों के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, क्या फायदा? 12 सालों में आपने वो काम नहीं किया जो आप उस एक साल में करना चाहते हैं, क्या फायदा? क्योंकि 12 साल तो आपने लड़ाइयों में निकाल दिए, आपस में ही लड़ने में निकाल दिए कि गद्दी पर कौन बैठेगा, और अंग्रेज इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा फायदा उठा गए। अब उसके खिलाफ मोर्चा खोलने से क्या फायदा? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा भी खोला था, दोनों तरफ से आमने सामने का। तो पेशवा बाजीराव सेकंड जॉइंड हैंड्स विद द ब्रिटिश अंडर सब्सिडरी ट्रीटी। बस खत्म बात ये थी। यानी पेशवा बाजीराव सेकंड ने खुद ही अपना साम्राज्य मराठाओं को अंग्रेजों को दे दिया और कहा कि रख लो। और क्या करेंगे, क्योंकि खिलाफत करने की हिम्मत ही नहीं है ना। चलिए, तो इसमें तो केवल इतनी सी थ्योरी है, इसमें कोई ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बस इतनी सी थ्योरी याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका मराठा वॉर जो कि कंप्लीट हुआ। 3 वॉर थे, पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड में आपको बेसिन की ट्रीटी याद करनी है बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। क्यों हुआ था यह भी बता दिया, कब हुआ था और ट्रीटी। तो सबसे बड़ी बात है कि आज के इस यूनिट का, आज के इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो केवल और केवल यही है कि आप चाहे कोई भी वॉर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो कब हुआ था आप ये इस बात को जान लीजिए, किसके बीच हुआ था। दूसरी कंडीशन, आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वॉर से, या तो वो कब हुआ था या वो किसके बीच हुआ था, ठीक है, फॉट बिटवीन। और तीसरी कंडीशन एग्जाम में आने की ये होती है वॉर से कि इसके रीजंस क्या थे, और लास्ट में कौन सी ट्रीटी की गई थी, बस इतना सा पूछेगा आपसे, इसके अलावा नहीं पूछता। तो कब हुआ, किसके बीच हुआ और ट्रीटी कौन सी हुई थी, दैट्स इट। कि वॉर से पहले कौन सी ट्रीटी हुई थी, और वॉर जब लास्ट में कि विच ट्रीटी एंडेड विद दिस वॉर, कि लास्ट में जब वॉर एंड हो गया था तो वो कौन सी ट्रीटी के माध्यम से एंड हुआ था, संधि के माध्यम से खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। बस ये 3 क्वेश्चन आपके जम्मू कश्मीर वाले एग्जाम में आ सकते हैं, बस इतनी सी बात है। और इसके अलावा आप कुछ मत याद करना, केवल थोड़ी बहुत कहानियां हैं जो मैं खुद बता देता हूं। जब भी कभी भूल जाएं आप लेक्चर ओपन करना हमारा यूट्यूब पर और लेक्चर को देख लेना। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जो किताबों में है, किताबों में लिखा हुआ है कम से कम 10 से 20 पन्नों में, मैंने आपको ओनली 58 मिनट्स में ये पूरा करा दिया। आप 10-20 पन्नों को पढ़ेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, मतलब इसी यूनिट के एंग्लो सिख वॉर की तरफ, जो कि अगले लेक्चर में कराएंगे। चलिए, और एक चैप्टर हमारा एक ही दिन का रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।